नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है इसमें, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। देखो इसमें आप नंबर मत देखना कि ये पहला ही 22वां क्वेश्चन आ गया। ये अलग-अलग जगह से उठाए हुए क्वेश्चन हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के 2 छोरों पर स्थित पत्तन बताओ, यानी कि पोर्ट बताओ जो कि स्वेज नहर के कोनों पर हैं। अगर हम नीचे से स्वेज नहर में एंटर करते हैं तो सबसे पहला पोर्ट स्वेज ही आता है। तो स्वेज, ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि नहर का नाम ही क्या है, स्वेज नहर। तो एक तो है पोर्ट स्वेज दक्षिण के साइड में। अगर हम ऊपर वाले एरिया की बात करें वहाँ पे है पोर्ट सैयद। ये दो नाम आप याद रखना, पोर्ट सैयद और पोर्ट स्वेज। अब अगला क्वेश्चन देखो 23वां जो है, इसमें स्वेज नहर पर स्थित 3 झीलें बताओ। 2 झील आपको याद रखनी है मेनली। एक तो है तिमशा झील, एक है बीटर झील। अब बीटर झील के ही 2 पार्ट हैं, एक तो है छोटी वाली बीटर झील, एक है बड़े वाली बीटर झील। तो लिटिल बीटर झील और ग्रेट बीटर झील, तो ये 2 हो गई हमारी बीटर झील। उसके अलावा तीसरी क्या है, तिमशा झील। तो आप ये नाम याद रखना। तो 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों पोर्ट पता होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के आर्थिक महत्व का वर्णन करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार पूछा गया आपसे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है पूरे के पूरे रशिया को क्रॉस करके ये यूरोप तक जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरे रशिया का ट्रांसपोर्टेशन इस पे टिका हुआ है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपसे कई बार पूछा गया है और आने वाले टाइम पे भी पूछ सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के पूर्वी भाग साइबेरिया तथा यूराल प्रदेश को जोड़ता है। रशिया के ईस्ट वाली साइड से लेकर साइबेरिया पूरा क्रॉस करते हुए और यूराल तक जाता है। इस रेल मार्ग से साइबेरिया के आर्थिक विकास में सहायता मिली है। साइबेरिया ये इसी से डेवलप हुआ है। इस रेल मार्ग द्वारा पूर्वी क्षेत्र को मशीनरी तथा लोहा भेजा जाता है। ठीक है, इस रास्ते से क्या भेजा जाता है पूर्वी एरिया में, मशीनरी और लोहा। साइबेरिया से पश्चिम की ओर खाद्यान्न, लकड़ी तथा कोयला भेजा जाता है। साइबेरिया वाले एरिया से वेस्ट वाली साइड में क्या भेजते हैं ये लोग, खाने पीने की चीज़ें, लकड़ी और कोयला। इस रेल मार्ग के उत्तर तथा दक्षिण की ओर नदियों द्वारा माल ढोया जाता है। ठीक है, अब रेलवे है ये, तो इस रेलवे मार्ग के आसपास जो उत्तर और दक्षिण वाली साइड है वहाँ पे नदियों में ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत सारा सामान इधर उधर ढोया जाता है। इस व्यापारिक मार्ग पर साइबेरिया के मुख्य नगर स्थित हैं। साइबेरियन एरिया में जितने भी मेन शहर बसे हैं वो सारे के सारे इसी रेलवे ट्रैक की वजह से डेवलप हो पाए हैं, क्योंकि इससे वहाँ पे ट्रेड बढ़ा, लोगों को चीज़ें मिलने लगी। इस रेल मार्ग के विकास से साइबेरिया में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग भी बढ़े हैं, लोग ज़्यादा रहने लगे क्योंकि व्यापार बढ़ा, अब लोगों को काम धंधे मिलने लगे। आप ये कह सकते हो कि साइबेरियन एरिया की ये लाइफ लाइन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इसी रेल मार्ग पर टिकी हुई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा बर्फ़ के बीच में चलता है। ठीक है, पूरे बर्फीले एरिया में पूरी ट्रेन चलती हैं और यहीं से चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइपलाइन। ये हमारा एक मेन टॉपिक था। तो पाइपलाइन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कई बार आपसे पूछे भी गए हैं। पाइपलाइनों का विस्तृत उपभोग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसी सामग्रियों का परिवहन करने के लिए क्यों होता है। ये कह रहे हैं जो तेल वगैरह है और जो नेचुरल गैसेस हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन क्यों यूज़ होती है। पाइपलाइन अगर बिछा देते हैं हम तो बहुत ही सस्ते तरीके से हम इन चीज़ों को इसमें भेज सकते हैं। अगर लिक्विड मटेरियल है कोई तो उसको हम आसानी से पाइपलाइनों में भेज सकते हैं। जैसे पानी भी आता है आपके घरों में, वो भी कैसे आता है, पाइपलाइन से आता है। घरेलू गैस भी होती है, वो भी हमारी पाइपलाइन से आती है। बहुत सारी जगह तो आपने सिलेंडर देखे होंगे, पर बहुत सारे एरिया में, आज दिल्ली जैसे एरिया में भी पाइपलाइन बिछी हुई हैं, वहीं से आपके घर की जो एलपीजी गैस होती है वो मिलती है। तो पाइपलाइन में आप किसी भी लिक्विड को आराम से भेज सकते हो, इसीलिए लिक्विड चीज़ों को भेजने में पाइपलाइन का बहुत यूज़ होता है। पाइपलाइनों का अधिक प्रयोग तरल तथा गैस पदार्थों जैसे जल, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें इनका प्रवाह सतत बना रहता है। वही सिंपल सी बात है कि किसी भी लिक्विड चीज़ को, तेल को, पानी को या किसी गैस को पाइपलाइंस के द्वारा भेजा जाता है। क्या होता है इसमें, कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटती, आराम से फ्लो बना रहता है चीज़ों का और आराम से पहुंचाई जा सकती हैं चीज़ें। हम लोग पाइपलाइनों द्वारा जल तथा खनिज तेल की आपूर्ति के बारे में पहले से परिचित हैं। हमें सबको पता है बात तो कि भाई ये चीज़ें हमेशा पाइपलाइन से ही आती हैं। संसार के अनेक भागों में खाना पकाने की गैस की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा ही की जाती है। अभी मैंने आपको बताई थी ये बात कि खाना पकाने वाली जो गैस है एलपीजी, वो भी कैसे आती है, पाइपलाइनों से ही आती है। पानी के साथ मिलाकर कोयले के चूर्ण का परिवहन भी पाइपलाइनों के द्वारा किया जा सकता है।
कोयले को भी पाइपलाइनों में भेजते हैं पानी के अंदर उसे लिक्विड फॉर्म में बदलकर। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग क्षेत्रों तक ले जाने के लिए पाइपलाइनों का सघन जाल बिछा हुआ है। यानी ये कह रहे हैं सिंपली कि यूएसए में सबसे ज़्यादा पाइपलाइनें बिछाई गई हैं जो तेल वगैरह निकलता है उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ उसका यूज़ हो। इनमें सबसे प्रसिद्ध पाइपलाइन बिग इंच है। आपको ये नाम याद रखना है। आप बाकी सारी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर ये आपको एग्जाम्पल ऐसे ही याद रखना है एज इट इज़ कि बिग इंच जो पाइपलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि खाड़ी के तटीय कुओं से प्राप्त तेल को उत्तरी पूर्वी भाग में पहुंचाती है। ठीक है, जो बिग इंच जो है वो इस पूरे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई का 17% पाइपलाइन द्वारा ही ढोया जाता है। तो जितना भी ये माल इधर उधर ढोते हैं लिक्विड मटेरियल, सारा का सारा तेल, उसका लगभग 17% ये पाइपलाइनों द्वारा ही ढोते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पे पाइपलाइंस यूज़ होती हैं और मेनली लिक्विड मटेरियल को ढोने में यूज़ होती हैं। यही कह रहे थे कि पाइपलाइनों का यूज़ हम लिक्विड में क्यों करते हैं, भाई इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इजी होता है, सस्ता होता है। ठीक है, और अच्छे से इसमें फ्लो बना रहता है, चीज़ों को हम आसानी से भेज सकते हैं। यूरोप, पश्चिमी एशिया, रूस और भारत में तेल कुओं को परिष्करणशालाओं एवं आंतरिक बाजार से जोड़ने के लिए पाइपलाइनों का ही प्रयोग किया जाता है। यानी सिंपल सी बात है भाई, कोई पढ़ने वाली चीज़ थोड़ी है ये, सभी को पता है। तेल वगैरह जो है वो पाइपलाइनों से ही भेजा जाता है, चाहे उसे प्योरीफाई करना हो या उसे बेचना हो। मेनली हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए भी पाइपलाइन का यूज़ होता है। पूर्वी यूरोपीय देशों में यूराल और वोल्गा के बीच के तेल के कुओं को जोड़ने के लिए बनाई गई कोमेकोन नामक पाइपलाइन 4800 किलोमीटर लंबी है। ये दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो अमेरिका में थी बिग इंच, अब ये दूसरी आ गई हमारी कौन सी, यूराल और वोल्गा में कौन सी है, कोमेकोन, जो संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है। ठीक है, आज के टाइम पे कोमेकोन जो है वो सबसे लंबी पाइपलाइन है पूरी दुनिया की। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, इसकी लेंथ भी याद रखना 4800 किलोमीटर। ठीक है, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो सारी पाइपलाइन भी बताई थी वहाँ पे, तो उनको अच्छे से आप याद रखना। जो भी चीज़ें मैं चैप्टर में कराता हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ मैंने एनसीईआरटी की कवर की है उसमें, तो उन्हीं से आपके क्वेश्चन बनने हैं। बस आप उतना पढ़ लेना, उसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अच्छे से वीडियोस देखो चैप्टर वाली, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करो। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पाइपलाइन पूछी गई थी। जितने भी एग्जाम्पल मैंने पाइपलाइंस के बताए थे वो आप अच्छे से याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। पोताश्रय तथा पतन में अंतर स्पष्ट करो। पोर्ट और हार्बर, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। देखो इसमें सबसे पहले पोताश्रय देखो, अब इसके नाम में दिख रहा है आपको पोताश्रय। पोत मतलब होता है जो जहाज होते हैं समुद्र के, आश्रय मतलब रुके वो जहाँ पर। तो अगर छोटे मोटे एरिया पे रुके कहीं पे जहाज तो उसे बोलते हैं पोताश्रय। और पतन ऐसी जगह होती है जो कि स्पेशल जहाज़ों के ठहरने की जगह होती है। छोटा मोटा एरिया नहीं होता, ये बड़ा बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे सामान को उतारने लादने हर चीज़ की सुविधा होती है। तो बड़े बड़े जो पोर्ट होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट होते हैं ना, जहाँ पे जहाज़ उतरते हैं, वैसे ही जो समुद्री पोर्ट होते हैं उन्हें पतन बोलते हैं। और ऐसे छोटे मोटे जो एरिया होते हैं उसे पोताश्रय बोलते हैं। पोताश्रय में देखो फर्स्ट पॉइंट है, पोताश्रय समुद्र में जहाज़ों के प्रवेश करने का प्राकृतिक स्थान होता है। यानी नेचुरली जो रास्ते बने होते हैं ना वो पोताश्रय होते हैं। अब पतन में फर्स्ट पॉइंट देखो, पतन समुद्री तट पर जहाज़ों के ठहरने के स्थान होते हैं। समुद्रों के किनारे जो बड़े बड़े स्थान होते हैं जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं वो होते हैं पतन। और नॉर्मली कहीं पे भी रुकने के लिए, जहाज़ को ठहरने के लिए जो जगह मिल जाती है नेचुरली, वो होते हैं पोताश्रय। दूसरा पॉइंट देखो पोताश्रय में, यहाँ जहाज लहरों तथा तूफान से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेचुरली बने हुए रास्ते होते हैं। अगर जो लहर वगैरह ज़्यादा आने लगे, समुद्र में कोई तूफान आ जाए तो छिपने के लिए मदद में आते हैं पोताश्रय। पतन देखो दूसरा पॉइंट, यहाँ जहाज़ों पर सामान लादने उतारने की सुविधाएं होती हैं। यानी ये मेनली व्यापार के लिए होते हैं। तो सिंपली अब ये समझो, जैसे अगर आप हाईवे पे चलते हो तो आपको जो ढाबे वगैरह मिलते हैं, तो समुद्र के रास्ते में जो ढाबे वगैरह टाइप की जगह है वो होती है हमारे पोताश्रय, जहाँ पे जहाज़ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत खाना पीना फ्यूल वगैरह भरवा लिया, ये चीज़ें करते हैं, तो वो होता है पोताश्रय। और जहाँ जहाज़ की डेस्टिनेशन होती है, जहाँ से सामान भरता है या किसी दूसरे एरिया में उतारता है, तो मेन वो होते हैं पोर्ट। तो पोर्ट एक बड़ी चीज़ है और हार्बर एक छोटी चीज़ है। पतन बड़ा होता है, पोताश्रय छोटी चीज़ होती है। थर्ड पॉइंट देखो, ज्वार नद मुक्त तथा कटे फटे तट
खाड़ियाँ प्राकृतिक पोताश्रय बनाते हैं, जैसे मुंबई में। ज्वार नदमुख का मतलब है जहाँ पे जैसे नदियाँ गिरती हैं समुद्र के अंदर, तो वहाँ पे कुछ रास्ता बन जाता है, वहाँ पे जहाज खड़े हो सकते हैं। कटे फटे तट, समुद्री किनारों पे जो हल्का फुल्का रास्ता होता है अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं कटे फटे तट, तो वो एरिया भी जहाज़ों के रुकने में काम आ जाता है। खाड़ियाँ यानी कि जो गैप होता है समुद्र में, वहाँ पे भी आराम से जहाज़ खड़े हो सकते हैं। तो नेचुरली ऐसे रास्ते बन जाते हैं जहाँ पे हम जहाज़ रोक सकते हैं, जैसे मुंबई में है बहुत सारे ऐसे रास्ते, तो उन्हें बोलते हैं हम पोताश्रय। आगे देखो, इसमें यहाँ कई बस्तियाँ होती हैं जहाँ गोदामों की सुविधाएं होती हैं। पोर्ट बड़ी चीज़ है, यहाँ पे बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, चीज़ों को स्टोर किया जाता है, यहाँ पे लोडिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है। बड़े बड़े जहाज़ों के रोकने की पूरी व्यवस्था होती है पोर्ट पे, हार्बर पे नहीं होती, हार्बर छोटी चीज़ होती है। पोताश्रय में फोर्थ पॉइंट देखो, जल तोड़ दीवारें बनाकर कृत्रिम पोताश्रय बनाए जाते हैं। दीवार वगैरह बनाकर भी कई सारे पोताश्रय बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली भी। इसमें देखो फोर्थ पॉइंट, पतन व्यापार के द्वार कहे जाते हैं, यहाँ स्थल तथा समुद्री भाग मिलते हैं। ठीक है, व्यापार के द्वार यानी कि गेटवे ऑफ ट्रेड कहे जाते हैं पोर्ट, यहाँ पे व्यापार होता है बहुत बड़े लेवल पे। ये मेनली ऐसा एरिया होता है जहाँ से जमीन और समुद्र मिलते हैं, यानी समुद्री किनारे पर होते हैं मेनली ये। पोताश्रय जो है वो समुद्री किनारे पर भी हो सकते हैं, समुद्र के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, पतन जो है वो समुद्र के किनारे पर होते हैं, क्योंकि समुद्र के रास्ते से जो व्यापार होता है उसे ज़मीन तक पहुंचाया जाता है, यानी कि जो हमारे देशों के अंदर तक पहुंचाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखो, पोताश्रय में एक विशाल जल क्षेत्र में जहाज़ों के आवागमन की सुविधा होती है। ठीक है, खुला एरिया होता है पोताश्रय में, वहाँ पर बहुत सारे जहाज़ आ सकते हैं। पतन प्राय अपनी पृष्ठभूमि से रेलों एवं सड़कों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, पोताश्रय में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता कि जरूरी भाई वहाँ पे पोताश्रय में सिर्फ जहाज आते हैं, पर जो पतन होते हैं इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की और भी चीज़ें होती हैं, सड़कें भी होती हैं, रेलवे ट्रैक भी होते हैं, क्योंकि अगर किसी जहाज से सामान उतरेगा तो उसे भर भर कर ले जाएंगे ना गाड़ियों में, तो पतन पे सामान उतरता है, चढ़ता है, बड़े बड़े पोर्ट होते हैं, ये व्यापार होता है यहाँ से। और पोताश्रय रुकने की जगह होती है, सिर्फ रेस्ट के लिए या कुछ सुविधाओं के लिए, तेल वगैरह भरवाने के लिए या तूफानों से बचने के लिए पोताश्रय का यूज़ होता है। व्यापार और वाणिज्य के लिए मेनली पोर्ट्स का यूज़ होता है। तो ये अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए पतन में और पोताश्रय में। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब ये पॉइंट्स लिखवाए थे, उनको आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। हमने दो नहर पढ़ी थी ना, इसमें सबसे मेन एक तो थी स्वेज नहर, एक थी पनामा नहर। तो उन दोनों के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आप सिंपली आपसे पूछ लेंगे भाई स्वेज नहर के बारे में बताओ, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्वेज नहर और पनामा नहर जो है उन दोनों की तुलना करो, उनके आर्थिक महत्व के बारे में बताओ। कैसे भी आपसे पूछे, बस आपको याद होना चाहिए कि कब बनी थी, किसने बनाई थी। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले है स्वेज नहर। पहला पॉइंट है कहाँ पे है ये, यह मिस्र देश में स्थित है। स्वेज नहर कहाँ पे है, इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में है। पनामा नहर, यह पनामा देश में स्थित है। दूसरा पॉइंट है, इस नहर पर मिस्र देश का अधिकार है, यानी किसके राइट्स है स्वेज नहर पर, मिस्र के राइट हैं। और पनामा कैनाल पर यूएसए का अधिकार है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है, इस नहर पर संयुक्त राज्य का अधिकार है। इसमें थर्ड पॉइंट है, इसके आसपास उन्नत देश हैं, यानी कि डेवलप कंट्रीज़ हैं। इस वाले में है, इसके आसपास कम उन्नत देश हैं, यानी कम डेवलप कंट्रीज़ हैं। फोर्थ पॉइंट है, इसमें एक तरफा यातायात होता है, यानी एक ही साइड से आदमी घुस सकते हैं स्वेज कैनल में। और जो पनामा कैनल है इसमें दोनों तरफ से यातायात हो सकता है। ठीक है, आने के लिए रास्ता भी है, जाने के लिए रास्ता भी है, एक ही साथ दोनों तरफ से यातायात हो सकता है। स्वेज जो कैनल वो ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं है, इसीलिए वहाँ पे एक तरफा यातायात होता है। फिफ्थ पॉइंट देखो, लेंथ। स्वेज नहर की लंबाई ज़्यादा है और पनामा नहर की लंबाई कम है। कंपेयर कर रहा था, इसीलिए हम इन दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर आपसे अलग अलग पूछे तो आपको सिर्फ फीचर्स बताने हैं दोनों नहरों के। सिक्स पॉइंट देखो, लॉक, यानी कि जो गेट लगा रखे होते हैं बड़े बड़े। तो जो स्वेज नहर है उसमें कोई भी द्वार प्रणाली नहीं है, पर जो हमारी पनामा नहर है उसमें गेट खोले जाते हैं, तभी वहाँ पर जहाज़ एंट्री कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट यही कहता है कि इसमें कोई द्वार प्रणाली नहीं है। और इसमें पनामा में लिखा हुआ है, इस नहर में जहाज़ द्वार प्रणाली द्वारा ही आ जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखना। अब देखो 7वां पॉइंट, इस नहर का धरातल समतल है, यानी जो ज़मीन है इसके नीचे की वो बिल्कुल प्लेन है। अब इसमें लिखा हुआ है, इस नहर का धरातल पहाड़ी है। ठीक है, इसके नीचे छोटी मोटी चट्टानें हैं। 8वां पॉइंट है कर, यानी टैक्सेस। इस नहर से गुजरने वाले जहाज़ों पर भारी कर लगते हैं। स्वेज कैनल से जो भी होकर जाता है वहाँ पर ज़्यादा टैक्स लगते हैं।
इसमें है पनामा कैनाल में इस नहर से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम कर लगते हैं। स्वेज कैनाल में क्यों ज़्यादा टैक्स लगते हैं? क्योंकि पूरे एशिया से लेकर यूरोप तक का जो व्यापार होता है वो जहाज़ मेनली यहीं से गुजरते हैं, तो बहुत बिजी रूट है ये स्वेज कैनाल, इसीलिए यहाँ पे टैक्सेस भी ज़्यादा लगते हैं। 9th है, इस मार्ग पर अधिक यातायात है, यानी ये बहुत बिजी रूट है स्वेज कैनाल वाला, और इसमें पनामा में लिखा हुआ है इस मार्ग पर कम यातायात है अगर हम स्वेज से कंपेयर करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए। जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था ना स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल, वो बातें आप अच्छे से याद रखना बस, ठीक है। और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, उन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेना, फिर आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा। आपसे कैसे भी पूछें, चाहे आपसे घुमाकर पूछ लें, चाहे आपसे डायरेक्ट पूछ लें, चाहे आपसे कंपैरिजन पूछ लें, आप अच्छे से बस स्वेज कैनाल के बारे में सारी बातें और पनामा कैनाल के बारे में सारी बातें जो भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताई थी वो सारी याद कर लेना अच्छे से। अब 10th पॉइंट देखो, इसमें महासागर किस किस एरिया में है ये? स्वेज कैनाल जो है वो कहाँ पे है? यह नहर रूम सागर तथा रक्त सागर को मिलाती है, रेड सी को और रूम सागर को मिलाती है ये। इसमें पनामा जो है ये कहाँ पे? ये है अमेरिका वाली साइड में, तो यह नहर प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को मिलाती है। 11th पॉइंट है, इसका यूज़ कौन सा देश मेनली करते हैं? स्वेज कैनाल, इसका अधिकतर प्रयोग इंग्लैंड द्वारा होता है। अधिकतर सारी ही यूरोपियन कंट्रीज़ करती है, पर सबसे ज़्यादा इंग्लैंड करता है, क्योंकि वो कपड़े वगैरह भेजने में, कपड़े वगैरह का बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, तो वहाँ से जहाज़ बहुत जाते हैं इस एरिया से। इसमें लिखा है इसका अधिकतर प्रयोग अमेरिका से होता है, ठीक है, और पनामा कैनाल में अमेरिका इसका ज़्यादा यूज़ करता है। 12th पॉइंट देखो, स्वेज कैनाल में इस मार्ग पर कोयले के पर्याप्त साधन है, यानी यहाँ पे कोयला बहुत मिल जाता है। पनामा में देखो इस मार्ग पर कोयले के कम साधन है। 13th पॉइंट है बंदरगाह, इस मार्ग पर अधिक बंदरगाह हैं। जो स्वेज कैनाल है वहाँ पर बहुत सारे पोर्ट हैं, इस मार्ग पर कम बंदरगाह हैं, पनामा वाले एरिया पे कम बंदरगाह है। तो स्वेज कैनाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पनामा से भी, क्योंकि स्वेज नहर जो एशियन और यूरोपियन पूरे ट्रेड को कंट्रोल करती है, बहुत ही मेन पोर्ट पड़ते हैं इस नहर पे। तो देखो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तो स्वेज नहर बहुत अच्छे से पढ़ाई थी डीप में पूरी, और पनामा नहर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तो ये नहरें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा था, इसीलिए हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, पर आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछेंगे कि स्वेज नहर क्या है, उसका आर्थिक महत्व बताओ। तो जो भी मैंने आपको वीडियो में कराया था उस चीज़ को अच्छे से आप समझ लेना। उसके अलावा जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है, तो आप उनको अच्छे से कर लेना। ऐसे ही पनामा नहर, इन दोनों चीज़ों को आप याद कर लेना। और इसके अलावा मैंने वाटरवेज जो करवाए थे कि दुनिया में अलग अलग जलमार्ग कौन कौन से हैं, उनको भी आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर वाली वीडियो ज़रूर देखना, उनमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर करा रखे हैं। तो अगर आपको हमारी वो वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करो और कमेंट ज़रूर करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और तभी हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने पूरा टारगेट बना रखा है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं अब की बार। बस आप क्या करना, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना, हर एक चीज़ को देखना, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।